नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इसके पहले आपसे निवेदन है कि हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि हम आपको आगामी नेताओं से मुलाकात करवाते रहें। आज हमारे साथ समाज सेवी बहुजन समाज पार्टी के नेता शहर उत्तरी से संजय कुमार गोस्वामी जी हैं। संजय गोस्वामी जी से हमारी सहयोगी चांदी साहू ने राजनीति पर और अन्य परिस्थितियों पर ढेर सारी बातचीत की। संजय जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि बसपा जो है 2 साल पहले ही अपने प्रत्याशी को निर्वाचित कर देती है, उनके नाम अनाउंस कर देती है, तो क्या वजह है इस बार उसने ऐसा नहीं किया? तो आप शहर उत्तरी से आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब? जी, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुत पुरानी मानव काशीराम द्वारा बनाई हुई पार्टी है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी हैं। हमारी पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, दलितों, पिछड़ों, गरीबों और सारे कमजोर वर्ग के लोगों की पार्टी है, शोषित वर्गों की पार्टी है। जो पार्टी का दिशा निर्देश, केंद्रीय दिशा निर्देश होता है, बहन जी का दिशा निर्देश होता है, राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का दिशा निर्देश होता है, उसी के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। और जो प्रत्याशी भी बहन जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा भेजा जाता है, उसी पे हम लोग उनको ही जिताने का काम करते हैं। शहर उत्तरी से बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो, लेकिन फिर भी चुनाव में वोट कम पड़ते हैं, क्या वजह है इसका? शहर उत्तरी का कम वोट पड़ने का कारण ये है कि बहुत से लोग यहाँ पे भी वोटर हैं और गांव में भी वोटर हैं जो यहाँ के बस गए हैं, इसलिए ये भी एक बड़ी समस्या है। दूसरा क्या है, बुद्धिजीवी लोग हैं, घर से निकलते नहीं है, एसी में और चला के पिक्चर देखते हैं उस दिन छुट्टी के नाम पे, इसलिए शहर उत्तरी में वोटिंग की परसेंटेज कम रहती है। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि भविष्य में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया जाए और 50% से ऊपर इसकी वोटिंग कराई जाए। शहर उत्तरी में बेसिक विकास की बात होती है, जैसे कि नाली, सड़क, इन सब पर काम हो चुका है। तो 2022 में आप किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेंगे? देखिए, आप कह रहे हैं शहर उत्तरी में काम हो चुका है, हमें तो कहीं काम नजर नहीं आता है। आप वर्तमान स्थिति देख लेते, अल्लाहपुर का बने हुए 35-40 साल हो गए, लेकिन अल्लाहपुर की सीवर और पानी की निकासी का कोई प्रावधान अभी तक नहीं। 2022 में मुद्दा ये होगा कि यह शहर उत्तरी जो है, ये पिछड़ों, दलितों और क्या कहते हैं शोषित वर्गों के लोगों को विकास उनका नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोग उनसे खाली वोट ले लेते हैं, उसके बाद उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उनके लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं आई है जो उनके काम के लिए हो। हम लोग काशीराम आवास योजना लेके आए, पापामऊ में बनाए, तेलियागंज में बनाए, यहाँ तक, लेकिन इन सब सरकारों ने कुछ नहीं किया। सिर्फ हमारी पार्टी ने ही काम किया है शहर उत्तरी में। मुद्दों से याद आया कि सबसे ज्यादा चुनाव में क्या काम आता है? राष्ट्रीय मुद्दा काम आता है या स्थानीय मुद्दा काम आता है? देखिए, विधायक जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री चुनती है, सरकार चलाने का काम है, वहां सिर्फ स्थानीय मुद्दे का ही क्या कहते हैं जनता जो प्रेफर करती है, उसको उसी पे चुनाव होना चाहिए, उसी पे लड़ना चाहिए। आप वर्तमान सरकार को किस तरह देखते हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार को किस तरह देखते हैं? और बसपा किस तरह से काम कर रही है उसके विपक्ष में? नहीं, मुझे सरकार के बारे में इतना ही कहना है कि आप अभी सरकार को पूरे 3 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं। उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में फाफामऊ ब्रिज पे एक ट्रक पलट के नीचे गिर गया था, उसके वजह से करीब 15 मीटर की रेलिंग टूट गई थी। समाजवादी सरकार की ये थी तब, उस रेलिंग को खाली हल्के से बैरिकेटिंग करके छोड़ दिया गया। 2 साल समाजवादी पार्टी की सरकार निकल गई, 3 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकल गई। वो रेलिंग आज तक नहीं बनी। अगर कोई साइकिल से शहर उत्तरी का निवासी जाता है, तेलियागंज से पापामऊ से शहर आता है, तो आप देख लीजिए अभी भी वो रेलिंग टूटी पड़ी है और उसको किसी ने नहीं बनवाया। ये कुंभ मेला हो गया, 4 क्या कहते हैं माघ मेला हो गया, लेकिन उस पर जबकि आदमी पैदल यात्री आते हैं और उस पर गिर सकते हैं, लेकिन वहां जानते क्या हो गया, वहां चिड़ियों को खाना खिलाया जाता है और वो उतनी बैरिकेटिंग करके 15 मीटर का रेलिंग आज तक नहीं बनी। जबकि जैसे बीजेपी की सरकार आई थी, वैसे ही जो है क्या कहते हैं, इन्होंने 2 महीने के अंदर कहा था गड्ढा मुक्त सरकार हमारी हो गई। मैं तो पुल की बात कर रहा हूँ, अपना इलाहाबाद शहर उत्तरी का एक ब्रिज की बात कर रहा हूँ। 5 साल हो गए, कोई सरकार नहीं उसको बना पाई, ना समाजवादी पार्टी ने बनाया, ना बीजेपी ने बनाया। हम लोग आएंगे तो बनवाएंगे उसको।
सरकार कह रही है कोरोना जैसी आपदा एक अवसर के रूप में आ रही है, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार इस आपदा को एक अवसर के रूप में बदल रही है और मुद्दों से भटका रही है? जी, कोरोना काल में मैं तो ये देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार बनी, बिगड़ी, शपथ ग्रहण हुआ, मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, राजस्थान में जो हो रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं। इस तरीके सरकार मंदिर निर्माण करने जा रही, 5 तारीख को उसका भूमि पूजन भी होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार कोरोना काल में भी अपना जो काम है या जो उनको लगता है कि सही है वो उस काम को वो कर रही है। जैसे कि राजनीति एक सेवा का भाव है, तो इस समय बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, तो क्या वो सेवा भाव आगे भी जारी रहेगा? सेवा भाव हमेशा जारी रहेगा। सेवा भाव राजनीति का एक अंग है और राजनीति जरूरी हो ना हो, सेवा भाव बहुत जरूरी है। और मानव से मानव की सेवा करना बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उपयुक्त है, जिससे जीवन सफल रहता है सेवा करने वाले का और सेवा पाने वाले। सेवा भाव से याद आया, आप हर साल सामूहिक विवाह करवाते हैं जी, तो आपके मन में विचार कहाँ से आया? आपने इसकी शुरुआत कैसे की? सरकार भी अब सामूहिक विवाह करवाने लगी है, तो आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की, वो बताइए। देखिए, सामूहिक विवाह की शुरुआत मैंने यहाँ से की कि मैं एक बार अपने समाज की मीटिंग में नागपुर गया था। वहाँ पे एक बहुत बृहद सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें मैंने सामूहिक विवाह में मैं शामिल हुआ। वहाँ पे मैंने देखा जिनकी शादी हो रही है उनके परिजनों से मैं मिला और मुझे लगा कि इस तरीके की जरूरत हमारे इलाहाबाद में भी बहुत जरूरी है। और उन परिजनों जिनके पास शादी करने का पैसा नहीं, गेस्ट हाउस लेने का पैसा नहीं है, बारात उठाने का पैसा नहीं है, दहेज में सामान देने का पैसा नहीं है, पारंपरिक तरीके से शादी नहीं कर पा रहे हैं, उसके वजह से बहुत ही ज्यादा वो अपने आप को हीन भावना करते हैं, हीन भावना में रहते हैं, अंदर से कूदते रहते हैं। उन सबको बूस्टअप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमने ये निर्णय लिया कि हम सभी जाति का कोई भेदभाव न करते हुए सब समाज का सामूहिक विवाह कराएं और हम उसमें सफल हुए। हर साल हम 100, 125, 150, 50, 60 जितने भी होते रहे, हमने उन सबका सामूहिक विवाह कराया। किसी से एक पैसे की डिमांड नहीं की, न रजिस्ट्रेशन के नाम पे लिया गया। और कोशिश हम लोग की है कि जितना ज्यादा समाज में दहेज के रूप में उनको दे सके वो हमने किया। इसमें हमारे बहुत से लोग सहयोगी भी थे, जबकि बहुत लोगों ने मुझको ये भी कहा कि यार लगता है आप NGO चलाते हैं या कहीं से आपको पैसा आता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने ना तो कभी इस तरीके का कोई काम किया है, ना कोई ऐसा NGO हमारा चलता है और ना ही हम इस कार्यक्रम में किसी से चंदा या कोई चीज लेते हैं। अपने आप जो लोग आके बच्चों को कोई साड़ी दे देता है, कोई बर्तन दे देता है, कोई राशन पहुंचा देता है, तो उनका हमारे इसमें स्वागत रहता है। कोई कपड़े दे देता है, कोई साड़ी दे देता है, कोई पैंट कमीज दे देता है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से हमको इस करने में बड़ा अच्छा भी लगता है। कई लोगों की सहभागिता से बच्चों को जिनकी हम शादी कराते हैं उनको बहुत आनंदित होते हैं और हम लोग बाद में उनके घर जाते हैं। वो लोग कभी कभी तो आप कहते हैं कि भैया हमारी शादी में आपने पैसा नहीं खर्च होने दिया, तो हमारे ससुर साहब ने हमको एक मोटरसाइकिल दे दी और उस मोटरसाइकिल से जो मैं 700 रुपया प्रतिदिन कमाता था अब 1500 रुपया प्रतिदिन कमाता हूँ। और सामूहिक विवाह में आप किन किन बातों का ख्याल रखते हैं कि जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहे? लोग पहले ही रजिस्टर करवाते हैं या फिर अचानक आ जाते हैं शादी के लिए? नहीं, हम उनका स्वागत हमेशा करते हैं। अचानक भी आते हैं, पहले भी आते हैं और निरंतर आते रहते हैं। सबसे पहली बात तो हम उनको ये देखते हैं कि ये लोग बालिग हैं कि नहीं, इनके परिवार वाले तैयार हैं कि नहीं। जिनके परिवार वाले नहीं तैयार होते उनको हम लोग इसमें नहीं शामिल करते। सामूहिक विवाह जैसा आप बहुत बड़ा समाज सेवी काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप कौन कौन से और समाज सेवी काम करते हैं? देखिए, हम लोगों ने 2015, 16, 17 में विश्वकर्मा जयंती के नाम पे औजार वितरण का काम किया था। जिन औजारों से जो गरीब और क्या कहते हैं मजदूर लोग हैं वो अपना विकास कर सके, उसमें हमने बढ़ई को बढ़ई का सामान, लोहार को लोहार का सामान, सफाई कर्मचारी को सफाई का सामान, बिजली मिस्त्री को बिजली का सामान, कंप्यूटर मिस्त्री को कंप्यूटर बनाने का सामान, AC बनाने वाले को AC बनाने का सामान। इस तरीके हम लोगों ने करीब 35 सेक्शन तय किए थे, जिसमें नाई को नाई का सामान, ब्यूटी पार्लर वाली बहन जी लड़कियों को ब्यूटी पार्लर का सामान, सिलाई के सामान में हमने सारा सामान मशीन छोड़ के सबको बुला के दिया था। और उससे इस शहर में, शहर उत्तरी में खास कर, वैसे तो हमने पूरे शहर के लोगों को बांटा था, 12 करछना तक के लोग आके हमसे
औजार ले गए थे। उन औजारों की वजह से मोटरसाइकिल मिस्त्री का काम है, कार रिपेयरिंग वालों का, तो उनको हम लोगों ने 1000-1200 रुपए तक की किट बना के दिया था। उस किट से उन लोगों का विकास हुआ, वो लोग शुरू किए, अपने काम को आगे बढ़ाए। जो पंचर बनाना था वो एक पंचर बनाने वाले के यहाँ 3 पंचर बनाने वाले काम करते थे, वो भी काम जानते थे। तो बचे हुए 2 पंचर बनाने वाले अपना दुकान खोल लिए, तो उनकी भी जीविका अच्छे से चलने लगी। इस तरीके हम लोगों ने औजार वितरण का काम किया और ये निरंतर जारी है। अगर कोरोना काल में कुछ हमको तब्दीली मिलेगी या कुछ सरकार द्वारा राहत मिलेगी तो 17 सितंबर को इस बार फिर बृहद रूप से औजार वितरण का काम विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर करने का इरादा है, तैयारी है। एक दल के प्रत्याशी और प्रभारी के रूप में आप विधायक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? विधायक का कार्यकाल अच्छा है, पर्याप्त है। संविधान में जो 5 साल का समय दिया गया वो 5 साल का समय भी बहुत पर्याप्त है। इन 5 सालों में हम बहुत कुछ क्षेत्र में कर सकते हैं और अपनी सरकार, अपनी पार्टी को की नीतियों को लागू कर सकते हैं। ये मेन मुद्दा रहता है। आप विधायक होने के बाद शहर उत्तरी के विकास के लिए आपने क्या क्या योजना बनाई है? देखिए, विधायक होने के बाद शहर उत्तरी की योजनाएं सबसे बड़ी तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो हर साल जो भी सरकार रहती है वो कुंभ मेला और माघ मेला के नाम पे जो पैसा आता है उसका स्थायी निर्माण हो सके। जो भी पैसा आए और जो भी काम होता है उसका स्थायी निर्माण हो सके। साथ ही अल्लाहपुर में जो सीवर लाइन और पानी की निकासी नहीं है, सोबतिया बाग में नहीं है, उसको परमानेंट निकासी होनी चाहिए। LIC कॉलोनी पर पूरा भर जाता है, जितना भी ये बालसन से नीचे का क्षेत्र है ये पूरा पानी भर जाता है। उसको हमें तत्काल जो है उस पानी की निकासी का करना है। साथ ही बक्सी बांध पे रेलवे फाटक की वजह से जाम लगता है, उस पर ओवरब्रिज बनाने का बहुत बड़ा काम है। और पूरे मालिन बस्ती से लेकर और जो हमारे छोटे छोटे गली नालियां हैं उसमें पानी निकासी का जो दिक्कत है उसको ठीक करना है। साथ ही यहाँ जितने सरकारी कार्यालय हैं उसमें जो हमारे शहर के रहने वाले लोग कर्मचारी हैं या उनके बच्चे हैं जो आते हैं, कुछ काम कराने के लिए आते हैं, काम नहीं हो पाता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद है, बेसिक शिक्षा परिषद है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये जितने भी सरकारी प्रदेश कार्यालय के ऑफिस है। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि पुलिस मुख्यालय जो लखनऊ शिफ्ट हो गया उसको वापस फिर से यहाँ लेके आए और कोई भी सरकारी कार्यालय जो उत्तर प्रदेश सरकार का इलाहाबाद में ये यहाँ से जाने ना पाए, ये एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही घर घर पानी की समस्या है। पानी आज लोग RO लगा के जिनके पास पैसा है वो ले लेते हैं। हम ये चाहेंगे कि हमारे पूरे शहर उत्तरी या पूरे शहर में नलों में 24 घंटे पानी आए और वो जैसे RO का पानी हो उससे भी ज्यादा साफ सुथरा पानी हो। एक ये बहुत जरूरी काम है जो हमें तत्काल करना है। उसके लिए हमें किसी भी स्तर से हमको हमारी सरकार को लड़ना हुआ तो हम लड़के और इसको कराना है कि पेयजल व्यवस्था अगर ठीक होगी तो निश्चित तौर पर हमारे शहर उत्तरी या शहर इलाहाबाद शहर के लोगों का स्वास्थ्य तुरंत ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है। इलाहाबाद में ऐसे नर्सिंग होम वगैरह है जो सिर्फ क्या कहते हैं मरीजों को लूटते हैं। मरीजों के अगर किसी का इलाज में उनकी डेथ हो जाती है तो वो भी लास्ट डेट नहीं देते हैं जब तक कि पैसा नहीं जमा कराते हैं। अगर मैं यहाँ शहर उत्तरी से विधायक बनता हूँ तो इस परंपरा को तत्काल बंद कर दूंगा। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जितने भी प्राइवेट डॉक्टर हैं आज भले ही कोरोना काल में बंद हो, लेकिन किसी की भी फीस 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए है। इस फीस को मुझे बंद कराना है। यहाँ तक कि मैं चाहता हूँ कि इस फीस को बहुत अगर डॉक्टर को जरूरी है तो 50 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे शोषित समाज के गरीब और मध्य वर्ग के लोग हैं ये तत्काल जाके प्राइवेट डॉक्टरों को 50 रुपए दे के इलाज करा सके, अपना दिखा सके। ये नहीं कि 1500 रुपए दें, 2000 रुपए दें। आप शहर उत्तरी में विभिन्न नर्सिंग होमों में चले जाइए, 1500 2-2000 लोग बाहर लाइन लगाए खड़े रहते हैं, उनका नंबर नहीं आता है। चाहे वो आप राजापुर में एक डॉक्टर है उनके पास चले जाइए, चाहे पार्क रोड पे 3-3 डॉक्टर हैं उनके यहाँ आप देख लीजिए, लाइन लगी रहती है। कल्याण स्कूल के पास आप देख लीजिए। इसका मतलब मरीजों की संख्या ज्यादा है और मरीज सब हमारे क्षेत्र के हैं और हमारे प्रदेश के ही हैं या कहीं जो भी है, उनका इलाज होना बहुत जरूरी है। उनका इलाज कराने के लिए निश्चित तौर पर अगर फीस कम नहीं होगी तो वो लोग फीस देंगे तो दवा नहीं ले पाएंगे, दोबारा मरीज फिर जा नहीं पाएगा। तो इसमें बहुत दिक्कत होती है, जिसके वजह से बहुत से लोगों को सही इलाज ना हो जाने के कारण जान भी गंवानी पड़ती है। इस पे ये मेरा सबसे पहला टारगेट होगा कि हम शहर इलाहाबाद शहर में और खासकर शहर उत्तरी में अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मेरे क्षेत्र में मैं प्रयास करूंगा कि
कि 50 रुपए से ज्यादा किसी भी डॉक्टर की फीस न हो और वो तत्काल हमारे मरीज को देखे और उसको दवा भी अपने यहाँ से देता है तो ठीक है, और नहीं वो पर्चा दे दे, जिससे वो लोग ऑनलाइन 10% 15% डिस्काउंट के साथ दवा लेके अपना और अपने बच्चे, बहन, बेटियों, माताओं का इलाज करा सके। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा जैसे कि राजनीति में इस समय जो हालात हैं वो हालात बहुत ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं, व्यापारीकरण बढ़ता जा रहा है, राजनीति में अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है, तो इसका क्या कारण है आपकी नजर में? देखिए, अपराधीकरण तो जो बढ़ रहा है उसका मेन कारण यह है कि सरकारों को कुर्सी चाहिए और अपराधी जो है वो बेबाक होकर चुनाव में आगे आते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, वोटिंग नहीं करने देते हैं या अपने पक्ष में वोट डलाने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े माफिया और बहुत बड़े धन बल वाले लोग शहर उत्तरी से लेके पूरे प्रदेश में हैं, वो अपने धन बल के उससे यहाँ कुर्सी पे बने रहते हैं और घूम फिर के सरकारें भी उनकी बनती है और वो जो भी पार्टियां होती हैं उसमें चले जाते हैं और जाके राज करते हैं, देश में प्रदेश में आके बैठ जाते हैं। ये एक परंपरा गलत है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो जनता से जुड़े लोग हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन सबको भी आगे मौका आने का मिलना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि शहर उत्तरी से इस बार ऐसा कोई विधायक शहर उत्तरी चुने जिससे कि लगे कि इस बार कोई जमीन का आदमी चल के आया है, जो उनके बीच का हो, उनके घर में उनको लगे कि मेरे ही परिवार का व्यक्ति है, मेरे ही तरीके इसका रहन सहन है, मेरे तरीके इसका उठना बैठना है, जो मैं खाता हूँ वही ये खाता है, जो मैं पीता हूँ वही पीता है, जो मैं पहनता हूँ वही पहनता है, तो मेरा दर्द सबसे ज्यादा यही समझ पाएगा। इस तरीके के लोगों को सभी जगह आना चाहिए, मेरा तो ये सोचना है, क्योंकि महलों में रहने वालों को गरीबों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव आएगा तो गरीबों के बीच आ जाएंगे, जीतने के बाद फिर वापस चले जाएंगे। इसलिए निश्चित तौर पर मैं इलाहाबाद की जनता से निवेदन करता हूं कि आप जब भी चुनाव में किसी को चुनिए तो कोशिश करिए कि ऐसा व्यक्ति हो जो आपके बीच का हो और आपके बीच में रहता हो, आपकी हर चीज को समझता हो। मैं तो दावा करता हूं कि वर्तमान में जो लोग हैं, अगर आप उनको बुला के अपने हमारे जो गरीब और पिछड़े लोग हैं उनके घर घर बुला के खाना खिला दें तो खाना भी नहीं खाएंगे, कहेंगे आज तो मेरा व्रत है। जैसा कि हर प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतरता है, जैसे भाजपा से हर्षवर्धन वाजपेयी जी हैं और पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण जी हैं और सपा से विनय कुशवाहा जी, तो आप उनके खिलाफ आपका क्या फार्मूला है मैदान में उतरने का? देखिए जी, शहर उत्तरी जो है एक बुद्धिजीवियों की क्षेत्र है। यहाँ बुद्धिजीवी लोग ज्यादा निवास करते हैं और हमारा जो पार्टी का एजेंडा है वो ये है कि जो गरीब शोषित समाज के लोग हैं उनको उनकी आवाज़ों को नहीं सुना जाता है। और जो वर्तमान में विधायक हैं या पूर्व में जो विधायक रहे हैं वो लोग, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो वो सारे लोग करीब 40 साल से वही लोग आपस में इसको क्षेत्र को बदल लेते हैं। बीच में कुछ दिन के लिए गौर साहब थे, सभी हमारे बड़े हैं, हम उनका आदर करते हैं। हमारी पार्टी की जो रणनीति है एकदम साफ है। हमें गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और गरीब सरलों का को साथ लेके इस चुनाव को लड़ना है और किसी भी हालत में इस बार शहर उत्तरी में नया विधायक की जरूरत है। उस नए विधायक के रूप में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, ये हम लोग की सुनिश्चितता है और हम लोग हमारी पार्टी ही सरकार बनाएगी। इसलिए हम लोग को शहर उत्तरी जीतने का हमारी पूरी तैयारी है, हमारी रणनीति है। जैसे ही हमारी पार्टी जो दिशा निर्देश देगी हम लोग उस दिशा निर्देश से चुनाव लड़ेंगे। जो भी इसमें प्रत्याशी आएगा उसके लिए खड़े होकर चुनाव जिताएंगे हम लोग। निश्चित तौर पर आपसे इस चैनल से बताना चाहते हैं कि इस बार प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी और शहर उत्तरी से भी बहुजन समाज पार्टी का पहली बार विधायक जीत के जाएगा और उन लोगों का विधायक होगा जिनकी कहीं सुनी नहीं जाती है, जो वर्तमान या पहले प्रत्याशी थे उनके पास जब अपना काम लेके जाते हैं तो हमने तो सुना है कि वो लोग मिल भी नहीं पाते हैं या बैठे रहते हैं घंटे 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। जो हमारे क्षेत्र के लोग अपने विधायक से मिल ही नहीं पाते हैं तो काम क्या हो पाएगा उनका या उनकी कौन सुनेगा। तो निश्चित तौर पर मैं
इस क्षेत्र का मैं ही इकलौता रहने वाला हूँ, जन्मजात यहीं का रहने वाला हूँ। सारे हमारे जो क्षेत्रीय वोटर हैं वो सब हमारे संपर्क में हैं, हमारे जानकार हैं। हम यहीं पे उनके साथ रह के इस बार सहरुत्तरी से बदलाव लाएंगे और निश्चित तौर पर इस बार बहुजन समाज पार्टी का विधायक सहरुत्तरी से जीत के जाएगा। ये हमारी योजना है और इस पे हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी लगी है, पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग भी काम कर रहे हैं। अंत में आपसे एक सवाल है कि आप सहरुत्तरी के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? वर्तमान में तो सहरुत्तरी की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कोरोना काल है, इसमें अपना जीवन बचाएं। 2020 निश्चित तौर पर जीवन बचाने का है, तो घर से बिल्कुल ना निकलें। कोई भी बहुत ज्यादा अति आवश्यक कार्य हो, कोशिश करें वो भी फोन या अन्य किसी स्रोतों से हो जाए। जब कोरोना काल में बच के आगे निकलें। और अगर तो मान लीजिए किसी को कुछ तकलीफ होती भी है तो निश्चित तौर पर इसमें प्राइवेट डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया है। सरकार द्वारा बनाई हुई योजना के तहत उनको मजबूरन भी जाना होगा या जाना भी चाहिए। तो कोरोना काल में पहले तो अपने आप को बचा के रखें और स्वस्थ रहें निश्चित तौर पर। और अगर कोई दिक्कत होती है तो पार्टी के लोगों को बताएं, जिससे हम लोग अपने स्तर से, जैसे हम लोगों ने शुरुआती दौर में लॉकडाउन में मदद किया था, घर घर पहुंच के, उस तरह अगर किसी को कुछ जरूरत होती है तो हम लोग पहुंच के उसमें भी पहुंच के तत्पर हैं काम करने के लिए। अपने लोगों का जीवन बचाने के लिए तैयारी हमारी पूरी है। धन्यवाद। आपके मुद्दों को जानकर बहुत अच्छा लगा। आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। अभी आपने देखा सहरुत्तरी से बहुजन समाज पार्टी के नेता संजय गोस्वामी जी से हमारी सहयोगी चांदी साहू ने बात किया। संजय गोस्वामी ने बताया कि सहरुत्तरी में बदलाव की जरूरत है और यहाँ पर अब की 2022 में बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनेगा। अपनी दावेदारी और अपनी उम्मीदवारी के प्रति आश्वस्त नजर आते हुए संजय गोस्वामी ने यह भी कहा कि सहरुत्तरी में कहने के लिए विकास है, जबकि तमाम मोहल्लों में जल निकासी और जल भराव की समस्या अभी बनी हुई है। अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए संजय गोस्वामी ने कहा, सहरुत्तरी के लोगों को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। सहरुत्तरी में किसी भी मरीज को किसी भी डॉक्टर के द्वारा 100 रुपए या 50 रुपए से ज्यादा फीस नहीं लेनी चाहिए। इनका पहला लक्ष्य यही होगा। अगर विधायक बनते हैं, जनता इनको विधायक बनाती है, तो डॉक्टरों की फीस पर अंकुश लगाएंगे ताकि जनता को स्वस्थ और सुलभ इलाज मिल सके। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम लोग